गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे हमने कल के क्लास में इस चैप्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी तो खास करके इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किए थे। उसी टॉपिक को आज हमको कंटिन्यू करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा 5 मिनट हम कल जो टॉपिक्स दिए थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो इम्यूनिटी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स दिए जाते हैं बेसिकली, इन्नेट इम्यूनिटी जिसको हम नेचुरल या फिर नॉन स्पेसिफिक करके बोलते थे। दूसरा जो बताया जाता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर उसी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। एंड innate immunity is based on basically the number of barriers which can be directly by the birth। तो हमारे जन्म के साथ में ही हमारे बॉडी के साथ में भी जितने भी कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, जिनका प्राइमरी फंक्शन शायद कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वो सेकेंडरीली कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस में यूजफुल होता है। तो हमने फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फैगोसाइटिक बैरियर और इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स के बारे में डिस्कस किया है। फिजिकल में हमने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिकल में हमने अलग अलग तरीके के सिक्रीशंस पढ़े हैं जिसमें HCl भी आता है, म्यूकस भी आता है, सलाइवा भी कंसिडर किया जाता है या फिर टीयर्स कंसिडर किया जाता है जिसके अंदर लाइसोजाइम नाम के एंजाइम्स होते हैं। वैजिनल सिक्रीशन में जो एसिडिक पीएच होता है, स्किन के ऊपर जो एसिडिक पीएच होता है, उन सभी डायमेंशंस को हमने कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इंक्लूड किया है। तो फैगोसाइटिक बैरियर में हमने जो WBCs के बारे में पढ़ा है, WBCs में जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, ठीक है, ऐसे जो सेल्स है जिनका नेचर फैगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करना होता है, जो स्कैवेंजिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिनके वजह से किसी ना किसी फॉरेन पार्टिकल का डिस्ट्रक्शन किया जाता है बाय एंगल्फिंग दैट पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस, ऐसे सभी सेल्स को हम WBCs के कैटेगरी के फैगोसाइटिक बैरियर्स में इंक्लूड करेंगे। इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और आपने सर्कुलेशन के चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़े हैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लड में। इन्फ्लेमेटरी बैरियर में मैंने आपको कल बताया था कि 4 तरीके के इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं एज अ सिम्टम, एज ए इंडिकेशन। एक रेडनेस, दूसरा स्वेलिंग, तीसरा पेन और चौथा फीवर। रेडनेस का फॉर्मेशन, पेन का फॉर्मेशन, स्वेलिंग का फॉर्मेशन, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है मास्ट सेल और दूसरा है बेसोफिल। इनसे हिस्टामिन नाम का एक कंपोनेंट रिलीज किया जाता है और जैसे ही मास्ट सेल या फिर बेसोफिल बर्स्ट होंगे, ब्रेक होंगे, यहाँ से हिस्टामिन रिलीज होता है और फिर हम देखेंगे हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के प्रोसेस को इनिशिएशन मिलता है। तो ये एक काउंटर अटैक कंसिडर किया जाता है जो कि किसी भी अनसुटेबल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए ज़रूरी है। तो हिस्टामिन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये सभी बैरियर्स में हमने कल लास्ट में बताए थे कि कॉमन क्या है। तो चारों बैरियर में जो भी रिस्पांस मेंटेन किया जाता है वो हमेशा नॉन स्पेसिफिक लेवल पे दिया जाता है। तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब मैंने क्या बताया था, विदाउट द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे हम इननेट इम्यूनिटी के बारे में टोटली पढ़ चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तरफ। एक्वायर्ड का मतलब मैंने उसी दिन बताया था आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब क्या हो सकता है, तो स्पेशली whenever the requirement is generated at that time we need to adjust our body defense mechanism। हमको क्या करना है, किसी भी पैथोजन या फिर डिसीज पॉजिटिव एजेंट के हिसाब से हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को एडजस्ट करना है, दैट वी नीड्स टू गेन दैट कंडीशन। तो जैसे जैसे लाइफ टाइम में हमारे बॉडी में नेसेसिटी जनरेट होती जाएगी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हम डेवलप करते जाएंगे और फाइनली जो रिस्पॉन्स हम प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे एक्वायर्ड या फिर एडॉप्टिव इम्यूनिटी की तरफ से दिया जाता होगा। इस इम्यूनिटी को हमने स्पेसिफिक कैटेगरी में इंक्लूड किया है। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है प्रॉपर रिकॉग्निशन। तो ये जो इम्यूनिटी है ये खास करके वर्टिब्रेट बॉडी में सबसे ज़्यादा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक करके हमको दिखेगा। ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडॉप्टिव इम्यूनिटी किसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है रिलेटेड टू द डिफेंस मैकेनिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द टिपिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम वर्टिब्रेट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो इस एडप्टिव या फिर स्पेसिफिक या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ फीचर्स है, कुछ कैरेक्टर्स है जिसके बेसिस पे इसका वर्किंग चलता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए फिर से 4 कैरेक्टर्स या फिर प्रॉपर्टीज देंगे। इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है यहाँ पे दिया जाता है वो है डाइवर्सिटी। दूसरा हम कंसिडर करेंगे स्पेसिफिसिटी। फिर हम लिखेंगे इट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मटेरियल। एंड लास्टली
इट इज द पावर ऑफ मेमोरी। चारों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे या फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक देखेंगे हम। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो जनरली आप इसको कंसिडर करेंगे, इट इज नथिंग बट द कंपोनेंट रिलेटेड टू द वेराइटी। आप लोगों को पता है कि हमारे आउटर एनवायरमेंटल कंडीशन में या फिर इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, जिसमें हम अलग अलग कैटेगरीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से अगर हम एग्जांपल वाइज कंसिडर करेंगे तो वायरसेस रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, फिर फंगस भी हो सकता है, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, या फिर हम कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्मिन भी दिख सकते हैं। ये लिविंग कैटेगरी के हैं। कुछ ऐसे कैटेगराइजेशन है जो कि नॉन लिविंग कैटेगरी में है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, डिसीज पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का मीनिंग आपने क्या कंसिडर करना है, वेराइटी, कि ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम, स्पेशली एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम कैन इजीली आइडेंटिफाई वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब अलग अलग कैटेगरी के जितने भी पॉजिटिव एजेंट्स रहेंगे उनको टिपिकली आइडेंटिफाई करने का काम यहाँ पे इस इम्यूनिटी से दिया जाता है। इसी में से एक और हम पॉइंट निकालेंगे तो वो बनता है स्पेसिफिसिटी का। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज कंसिडर्ड एज एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस का मतलब क्या है, तो इसके लिए भी एक एग्जांपल बताएंगे हम। जैसे कंसिडर करो कि किसी पर्सन को एक डिसीज हुआ है, तो उसके लिए पॉजिटिव एजेंट जो है उसके जनरल कैटेगरी के हिसाब से वो वायरल कैटेगरी में रहेगा। लेकिन आप लोगों को इतना भी पता है कि वायरस तो एक ही नहीं है, 2 नहीं है, या फिर 10 नहीं है, या फिर 20 नहीं है, हजारों टाइप के वायरसेस है। तो हमारे इम्यूनिटी में ये प्रॉपर्टी है कि वो उन हजारों टाइप ऑफ वायरस में से जो स्पेशल पॉजिटिव एजेंट है उस वायरस को रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो कोरोना वायरस हमको पता लग चुका है, जिसकी वजह से कोविड-19 नाम की एक कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, कोरोना वायरस और एक है जिसको हम जनरली नॉर्मल कॉमन कोल्ड के लिए भी बताते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो हमको हमारे इम्यूनिटी से ये रिकॉग्नाइज करना है द स्पेशल एग्जैक्ट nomenclature or the special exact identification of that invading pathogen or disease causative agent। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब समझ में आया आप लोगों को कि एग्जैक्टनेस, कि आउट ऑफ द वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी नीड टू आइडेंटिफाई अप टू द एग्जैक्ट लेवल, तो वो होती है स्पेसिफिसिटी। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, तो ये पॉइंट अगर हम कंसिडर करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मटेरियल। इसको डिफरेंशिएशन बोलिए या फिर डिस्क्रिमिनेशन बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मटेरियल क्या है, तो इसके लिए भी एक एग्जांपल कंसिडर करके देखेंगे। हम लोग जो भी खाना खाते हैं या फिर जो पानी पीते हैं हम, तो ये भी हमारे लिए शायद फॉरेन सब्सटेंस ही हो सकता है, या फिर हम बाहर से ही उसको कलेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल मीडियम से आने वाली ये सभी चीज़ें कंटेंट है। लेकिन क्या आपने कभी देखा होगा कि कहीं पे भी जब हम खाना खाते हैं या फिर कोई पानी पीता है या फिर कोई दूसरा ड्रिंक अगर हम यूज़ करते हैं, तो क्या हमारे बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है, तो नहीं होगा। लेकिन इसी के जगह पे अगर मैं एग्जांपल सेट करता हूँ कि द कंटेमिनेटेड फूड एंड द कंटेमिनेटेड वाटर, इसका मतलब चेंज कहाँ पे आ रहा है, पहली कंडीशन जो हमने पढ़े थे उसमें विदाउट कंटेमिनेशन फूड और वाटर था। दूसरे कंडीशन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है। इसका मतलब हमारे फीडिंग में कोई ना कोई एक पॉजिटिव एजेंट जो है वो मिक्स हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें ये एक्सटर्नल मीडियम से आते हैं, तो ये हमारे लिए फॉरेन सब्सटेंस क्यों नहीं है। तो आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े होंगे कि बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, उसके बाद में लिपिड्स कंसिडर करेंगे, विटामिन्स कंसिडर करेंगे, मिनरल्स कंसिडर करेंगे। ऑल दीज आर कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी अगेन। तो हमारे फीडिंग में भी यही है, हमारे बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये है। तो इसका मतलब हमारे बॉडी में ये प्रॉपर्टी जनरेटेड हो चुकी है कि फॉरेन सब्सटेंस कौन सा है, अनवांटेड सब्सटेंस कौन सा है, और हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंस कौन सा है, या फिर हमारा ओन सब्सटेंस कौन सा है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि एडाप्टिव इम्यूनिटी का वर्क जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे चलता है। इट कैन इजीली रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ or own material and non-self or foreign substance which is supposed to be causing the particular type of disease। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने कंसिडर करना है, जिसके बेसिस पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पूरा वर्किंग चलता है। लास्ट में है मेमोराइजेशन। जनरली हम मेमोराइजेशन क्या कंसिडर करते हैं, क्या उसका मीनिंग हो सकता है, तो पावर ऑफ मेमोराइजेशन इज नथिंग बट इट इज द स्टोरेज। किस चीज का स्टोरेज हम दिखाएंगे, तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे
हमको अगर कोई एक चीज़ दिखती है तो हम लोग बोलते हैं कि इसको आगे चल के फिर से हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने अंडरस्टूड किया है, तो इसका मेमोराइजेशन हो जाता है। उस इंफॉर्मेशन को हम हमारे ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं, तो वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए यूजफुल होता है। सेम कंडीशन आप देखेंगे हमारे एडाप्टिव इम्यूनिटी में या फिर हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी ये प्रॉपर्टी मेंटेन की जाती है। जब भी कोई एंटीजन या फिर कोई पैथोजन या फिर डिसीज कॉजेटिव एजेंट फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में आता है, तो इनेट इम्यूनिटी से उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है, और एंड में हमने जैसे पहले क्लास में बताए थे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो लास्ट में आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द रिस्पॉन्स वी हैव टू फॉर्म द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो सेम चीज यहाँ पे भी आपको मेमोराइजेशन के हिसाब से बताना है कि एक बार किसी पैथोजन के अगेंस्ट में अगर कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुकी है, तो उस एंटीबॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, जिसके वजह से आगे चल के फ्यूचर में अगर सेम एंटीजन फिर से हमारे बॉडी को अटैक करने की कोशिश करेगा, तो आपको बाकी की पूरी लंबी प्रोसेस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो मेमोरी सेल्स रहेंगे वो सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए वो स्टिमुलेट करेंगे। तो इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो हमेशा के लिए ध्यान में रखिए, आगे आपको और उसको पढ़ना भी है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स के कंपैरिजन में सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा रैपिड होता है, फास्टर होता है। तो वो किसके बेसिस पे है, मेमोराइजेशन के बेसिस पे। ये चार एबिलिटी जब तक हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेंटेन है, बैलेंस्ड है, तब हम देखेंगे हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो वेल बीइंग में होगा, या फिर गुड रहेगा, या फिर वो बेस्ट रहेगा, जिसके वजह से हम हमारे बॉडी को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि डाइवर्सिटी, स्पेसिफिसिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मटेरियल और पावर ऑफ मेमोराइजेशन। अभी हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स की तरफ आते हैं। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है? अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग उसको कंटिन्यू कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते जाएंगे। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके फ्रेम हो चुके हैं नीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो। इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इसमें पहला टाइप रहेगा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा हम कंसिडर करेंगे दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इंग्लिश में आपने ये सुने होंगे वर्ड्स कहीं ना कहीं, एक्टिव और पैसिव, तो उसी तरीके से हम कंसिडर करेंगे। इसको ध्यान में रखने के लिए एक छोटी सी हिंट है, एक एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है। मैं इसके सामने लिखूंगा कि एक्टिव का मतलब टिपिकली क्या होगा, तो इट इज by stimulation of antigen। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन लेंगे हम। एक्टिव इम्यूनिटी में स्टिमुलेशन, बाय स्टिमुलेशन ऑफ एंटीजन मतलब क्या होगा, तो अगर कोई भी पर्सन हेल्दी है और उसके बॉडी के अंदर एक एंटीजन एंटर हो जाता है, तो सडनली हम क्या देखेंगे, जैसे ही फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है तो फिर बॉडी में उसका डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होगा, उसके अंदर का रिस्पांस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो उसमें से क्या होता है, देखो जैसे ही स्टिमुलस प्रोड्यूस करना, स्टिमुलस जनरेट हो जाता है, हमारे बॉडी का रिस्पांस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस वी रिक्वायर द एंट्री ऑफ दैट पैथोजन और एंटीजन। तो आप ये जो एक्टिव रिस्पांस है, एक्टिव टाइप का जो रिस्पांस है, ये 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके और 2 टाइप्स होंगे, इसको लिखेंगे हम नेचुरल एक्टिव और दूसरा लिखेंगे हम आर्टिफिशियल एक्टिव। ठीक है, अभी देखिए दोनों के लिए कॉमन क्या है, स्टिमुलेशन, एंट्री ऑफ पैथोजन, एंट्री ऑफ एंटीजन, उसके वजह से ये रिस्पांस प्रोड्यूस होंगे। अभी इसमें पहला कंडीशन हमको अप्लाई करना है कि अगर बाय चांस कोई पर्सन हेल्दी है और उसके बॉडी के अंदर नेचुरली अननोइंगली अगर कोई एंटीजन एंटर होता है, तो मैंने जैसे अभी बताया था वो क्या करेगा, हमारे इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट करेगा, फिर धीरे धीरे उसकी प्रोसेसिंग होते जाएगी और फाइनली हम एक रिस्पॉन्स को डेवलप करते जाएंगे और उस रिस्पॉन्स की वजह से फिर हम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते जाएंगे। तो आफ्टर द नेचुरल एंट्री ऑफ पैथोजन और एंटीजन, द
द रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस दैट विल बी इंक्लूडेड एज अ नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इसमें क्या है, स्टिमुलेशन कॉमन रहेगा, एंट्री ऑफ एंटीजन कॉमन रहेगी, लेकिन इसमें आपको कैसे बताना है, अननोइंग या फिर नेचुरल एंट्री बताना है। इसी के थ्रू अगर देखेंगे तो आर्टिफिशियल एक्टिव रिस्पॉन्स। अभी आर्टिफिशियल मीन्स में क्या होगा, तो जानबूझ के हमको उस चीज़ को एक्टिव करना है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रिगर करना है। तो वो क्या किया जा सकता है, तो मेडिकल फील्ड में एक प्रोसेस आप लोगों ने सुने होंगे, यहां पे लिखेंगे, इट इज थ्रू वैक्सीनेशन। आप लोगों ने वैक्सीन के बारे में सुने हैं इसके पहले, थोड़ी बहुत आइडिया होगी आप लोगों को, क्योंकि ये तो कॉमन टर्मिनोलॉजी है। वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है, देखो, जो भी डिसीज का पॉजिटिव एजेंट रहेगा उसको हम एट्यूनेटेड कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे, वीक करेंगे। अगर 100% टॉक्सिक है वो, तो उसको हम कंसिडर करो एक एग्जांपल कि उसको हम 1% लेवल पे आते जाएंगे, उससे तो किसी पर्सन को कोई डिसीज होने के चांसेस नहीं रहते, लेकिन 0.5% भी अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होती है। इसी चीज़ का हम बेनिफिट यहाँ पे ले रहे हैं। बिफोर attack of that high dose of that antigen we need to require to maintain that particular immunological power। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, वैक्सीन बनाना है, और वैक्सीन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे, और मैं थोड़ी सी आइडिया बता देता हूँ। एक कोई भी जैसे वायरस या फिर बैक्टीरिया ले लीजिए, उसका वैक्सीन हमको डेवलप करना है, जैसे टाइफॉइड वैक्सीन हो सकता है, पोलियो का वैक्सीन हो सकता है। तो ये इस वैक्सीन के लिए क्या किया जाता है, वायरस या फिर बैक्टीरिया उसको कलेक्ट कीजिए कल्चर करने के बाद, और कल्चर करने के बाद में उसको एट्यूनेटेड कंडीशन में, वीक कंडीशन में उसको डेवलप कीजिए, और फाइनली उसी वायरस को स्टोर करने के बाद में प्रिजर्व करके रख दीजिए, और जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम क्या करते फिर उस बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। जैसे ही वो हमारे 1% वाला एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होगा, फिर धीरे धीरे उसकी फर्स्ट टाइम अटैक होने की वजह से प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, और फिर उसके अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी फिर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। मैंने इसके पहले ही बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक टिपिकल प्रॉपर्टी है मेमोराइजेशन की। जब फर्स्ट टाइम ये वैक्सीन हमारे बॉडी में एंटर किया जाएगा, तब वो एंटीजन की एंट्री होती है, उसको प्रॉपरली प्रोसेस करने के बाद में उसका एक रिस्पॉन्स भी हमारे बॉडी में स्टोर करके रखा है। तो फ्यूचर में जब भी इस तरीके के एंटीजन्स हमारे बॉडी में आते जाएंगे, तो आवर इम्यूनिटी सिस्टम इज ऑलरेडी डेवलप्ड देयर। और मैंने अभी अभी आपको ये चीज़ बताया था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स के कंपैरिजन में सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा हाइयर होता है, रैपिड होता है। तो उस चीज़ का बेनिफिट हमको ये मिलेगा कि वी कैन रिकवर इन वेरी रैपिड सक्सेशन। तो इसीलिए वैक्सीनेशन का हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पोलियो के वैक्सीन जनरली हम, कि कोई भी वैक्सीन हो, अप्लाई करते हैं तो जनरली हम न्यूबॉर्न बेबीज़ के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं, चाइल्ड कंडीशन में अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं या फिर जो चाइल्ड होते हैं, दीज यंग वंस आर जनरली न्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो फर्स्ट टाइम जब उनके बॉडी में अटैक होता है तो उनकी बॉडी ससेप्टिबल रहती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन दे देते हैं 1% या फिर 0.1% ले लीजिए, वो अलग अलग वैक्सीन के हिसाब से रहेगा। तो उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं, उनके बॉडी में वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद में फिर हम देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसका बेनिफिट उनको फ्यूचर में उनके आगे के लाइफ में काम में आता है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल मीन। तो नेचुरल मतलब अननोइंगली, जैसे हम अभी हेल्दी है, कल चल के कोई अगर एक आधा डिसीज हो जाता है तो उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर की एंट्री हो गई। और वैक्सीनेशन में हमने क्या किया, जानबूझ के उस एंटीजन की एंट्री की है बॉडी के अंदर टू प्रोड्यूस द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। तो उसको हम आर्टिफिशियल मीन्स में इंक्लूड करेंगे। समझ में आ गया? दोनों में कॉमन क्या है, बाय द स्टिमुलेशन ऑफ एंटीजन और बाय द एंट्री ऑफ दैट एंटीजन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। अभी हम पैसिव टाइप के लिए कंसिडर करेंगे। तो पैसिव का भी इसके जैसा ही मैं एक वर्ड दे देता हूं, उसको आपने ध्यान में रखना है। पैसिव मीन्स इट इज रेडीमेड एंटीबॉडीज। ठीक है, सप्लाई ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज हम कंसिडर करेंगे। तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो है एंटीबॉडीज है, उसको हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं पैसिव इम्यूनिटी के लिए, देखिए। तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और सेकंड हम इंक्लूड करेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अभी दोनों के एग्जांपल्स भी हम कंसिडर करेंगे। नेचुरल मतलब जैसे हम देखेंगे, पैसिव का मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज। यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में किसी भी एंटीजन की एंट्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एग्जांपल कंसिडर करो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंडीशन का।
कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जब आप देखेंगे तो उसमें जो इम्यूनोलॉजिकल पावर है उसके यंग वन को सप्लाई करने की एबिलिटी होती है, और वो किसके थ्रू होती है, तो हम लिखेंगे थ्रू प्लासेंटा बिफोर बर्थ, प्रीनेटल कंडीशन में। कोई भी डिलीवरी प्रोसेस होने के पहले अगर हम देखेंगे तो प्लासेंटा से ही मदर साइड से जो है वो रिस्पांस आपको कहीं ना कहीं फीटल साइड की तरफ सप्लाई करते हुए दिखेगा। आप लोगों ने एंटीबॉडीज़ के बारे में आगे पढ़ना है। यहाँ पे एक स्पेशल एंटीबॉडी है, इसका नाम है IgG। ये एक स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्लासेंटा को इजीली क्रॉस कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ था, मदर बॉडी में हुआ था, लेकिन ये सप्लाई किसके थ्रू हो रहा है, प्लासेंटा के थ्रू, प्लासेंटा को क्रॉस करके जा रहा है और फाइनली एंटर कहाँ पे हो रहा है, फीटल बॉडी के अंदर। तो सप्लाई ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर बॉडी टू द फीटल बॉडी। ठीक है, ये आपने एक एग्जाम्पल कंसिडर करना है यहाँ पे प्रीनेटल कंडीशन। वही अगर हम पोस्टनेटल कंडीशन कंसिडर करेंगे, आफ्टर चाइल्ड बर्थ कंसिडर करेंगे, तो स्पेशली आप देखेंगे थ्रू द मिल्क। यहाँ पे एक स्पेशल एंटीबॉडी अगर हम कंसिडर करेंगे तो मिल्क के थ्रू पास आउट होने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन ए अल्फा, इसका भी पासिंग हम देखेंगे तो चाइल्ड बर्थ के बाद में सडनली कोलोस्ट्रम का फॉर्मेशन किया जाता है, और कोलोस्ट्रम के थ्रू ये एंटीबॉडी जो है ये मदर से लेके आप देखेंगे यंग वंस के बॉडी में सप्लाई किया जाता है। तो ये हो गया नेचुरल सप्लाई। आर्टिफिशियल सप्लाई में अगर कंसिडर करना है तो किसी दूसरे एनिमल में जो कि रिलेटेड एनिमल हो सकता है, इस एनिमल में आपको क्या करना है, वैक्सीन या फिर बाकी के कंटेंट जैसे एंटीजेंस आपको इंजेक्ट करना है। जैसे हॉर्स बॉडी ले लीजिए, रैबिट बॉडी ले लीजिए, उनको आप इंजेक्ट कीजिए कोई भी एंटीजन। उसी रैबिट या फिर हॉर्स बॉडी में क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा ट्रिगर होने के वजह से, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली जो एंटीबॉडीज उस एनिमल के बॉडी में फॉर्म होंगे, उन एंटीबॉडीज को आपने ब्लड में से कलेक्ट करना है, सेरम में से कलेक्ट करना है, और फाइनली हम देखेंगे उन रेडीमेड एंटीबॉडीज को जो भी रिक्वायर्ड पर्सन है, जो जिनमें नेसेसिटी जनरेट होती है, उस पर्सन में आपको उसको शिफ्ट करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी दूसरे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस रहेंगे, उसको रेडीमेड हम कलेक्ट करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड पर्सन है उसको हम शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके के रिस्पॉन्स को, इस तरीके के इम्यूनिटी को हमने पैसिव टाइप में इंक्लूड करना है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि एक्टिव का मतलब क्या होगा, आफ्टर द एंट्री और बाय द स्टिमुलेशन ऑफ एंटीजन, उसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रहेगा। पैसिव का मतलब क्या होगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज का सप्लाई करना है, जिसमें नेचुरल हो सकता है, जैसे मदर टू फीटस अगर बताना है तो थ्रू प्लासेंटा IgG नाम की एंटीबॉडी, और मिल्क के थ्रू बताना है तो कोलोस्ट्रम के थ्रू IgA। ठीक है, ये रहेगा नेचुरल में। और आर्टिफिशियल में क्या बताया, दूसरे एनिमल में आप उसको इंजेक्ट कीजिए और फाइनली रेडीमेड एंटीबॉडीज का सप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो भी डाउट्स रहते हैं आपको कमेंट सेक्शन में वहाँ पे डालना है, डाउट्स को क्लियर करना है। ठीक है।